हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है। इसका क्या कारण है और किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वो सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपकी एजुकेटर फॉर CSI नेट केमिकल साइंस। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है तो आज ही डाउनलोड करें JRF एप्लीकेशन। वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ क्यों लगती है। तो देखिए, आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर यूनिट अपनी दूसरी यूनिट से लिंक होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम कवर करते हैं तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट है जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और फिर हम देखते हैं कि जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो किस तरीके से होता है, यानी कि होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक, और होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक की क्या कंडीशंस होती है। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट है, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इंटरमीडिएट कौन कौन से बनेंगे। और फाइनली जो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी। तो ये सब चीजें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करते हैं। अब देखिए, जिन स्टूडेंट को अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन्होंने नहीं पढ़ रखी तो वो आगे स्टीरियो केमिस्ट्री को भी कवर नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी सीक्वेंस के साथ आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आपने शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कवर नहीं किया तो आप बाद वाली यूनिट के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए आपको पूरे सीक्वेंस के साथ पढ़ना है। सबसे पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और इसमें जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट से रिलेवेंट हो, मतलब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से रिलेवेंट हो, चाहे एसिडिक ऑर्डर हो या बेसिक ऑर्डर हो, ये सारे ऑर्डर्स आपको पता होने चाहिए। और ऑर्डर्स जब पता होंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने के बाद हम करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री को आपको कवर करना होता है। और स्टीरियो केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। और नॉर्मल स्टीरियो केमिस्ट्री में हम रिप्रेजेंटेशन में वेज डैश, और फिर हम देखते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिर हम देखते हैं कि न्यूमान और फिर सोहार्थ, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है और सारे के सारे 3D रिप्रेजेंटेशन है। फिर रिप्रेजेंटेशन के बाद हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें हम RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, DL की बात करते हैं, E और Z कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं और सिन और एंटी की बात करते हैं। इस तरीके से कंप्लीटली स्टीरियो केमिस्ट्री को हमें कवर करना होता है। अब देखिए, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्टीरियो को रिलेट करके ही पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको दिया हुआ होगा, उसमें आपको ये नहीं पता होगा कि अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी होगी और वहां पर RS कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है कि ये R है या S है, प्रोडक्ट में R या S लिखा हुआ है, तो आप तब भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना है और इसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री को आपको कवर करना है। स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद आपको डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री को कवर करना है। डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री को कवर करना है। और डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात स्टीरियो के साथ करते हैं तो वो आपकी स्टीरियो कौन सी होती है, डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री की। यानी कि हम टाइप ऑफ एडिशंस की बात करेंगे, एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे कि अगर सिन सबस्ट्रेट पर सिन रिएजेंट का अटैक होता है तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, अगर सिन पर एंटी का अटैक होता है तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, और एंटी पर सिन का अटैक होता है तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, और एंटी पर एंटी का अटैक होता है तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि हम एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी कि NGP की बात करेंगे। यानी कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद जो कवर करना है वो डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री को कवर करना है। इसके बाद होता क्या है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जितने भी रिएजेंट काम में आते हैं उन सबको कवर करना है।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जितने भी रिएजेंट काम में आते हैं उन सबको आपको कवर करना है। इसके बाद जो सीक्वेंस में आपको पढ़ना होगा वो है नेम रिएक्शंस, यानी कि अगला जो टॉपिक्स है वो है नेम रिएक्शन, यानी कि कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है, उसमें जो रिएजेंट काम में आएंगे उसमें जो मैकेनिज्म होगी वो स्पेसिफिक होगी, यानी कि इनके बाद आपको क्या कवर करना है, नेम रिएक्शंस को कवर करना है। और इसके बाद आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच को कवर करना है। डिस्कनेक्शन अप्रोच को कवर करना है, यानी कि किस तरीके से, अगर हम ये कहें कि जो सिंथोन होते हैं यानी कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से पहले रिएक्टेंट क्या था, यानी कि डिस्कनेक्शन, यानी कि उसको हम ये देखते हैं कि उससे ये पता लगाते हैं कि प्रोडक्ट आपको गिवन है तो उसमें रिएक्टेंट कौन से रिएक्टेंट से ये बना हुआ होगा। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच को आपको कवर करना है। और इसके बाद आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री इसको कवर करना है। और इसमें मेनली होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे मान लो फ्यूरेन हो गया, पायरोल हो गया, और इस तरह थायोफिन हो गया, और क्विनोलिन हो गया, आइसोक्विनोलिन हो गया। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है कि सबसे पहले तो जो बहुत इंपॉर्टेंट इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी कि इनको हम कौन से मेथड से बना सकते हैं, और उसके बाद हमें ये देखना होता है कि कौन सी पोजीशन पर इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यानी कि पोजीशन हमें पता होना चाहिए। और फिर हम उन रिएक्शंस को कवर करते हैं जो एक तरीके से एक्सेप्शनल केस है, यानी कि नॉर्मल में नहीं होता लेकिन स्पेसिफिक उसी में होता है, उन रिएक्शंस को हमें कवर करना है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पढ़ लिए हो, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ ली हो। जो आपकी वेल नॉन रिएक्शन है वो तो आपको पोजीशन से पता लग जाएगा कि इस पोजीशन पर होगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जिसमें जो एक्सेप्शनल केस में कंसीडर की जाती है। तो इस तरीके से आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे आपको कवर करना है। इसके बाद देखिए आपको पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री इसे आपको कवर करना है। और पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री अपने आप में इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और इसमें ये फायदा है कि इसका थोड़ा जो लिंक होता है वो इन सबसे कम होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर आपको आती है तब भी आप पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री इसको कवर करना है, फोटो केमिस्ट्री को कवर करना है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोटा मोटा सिलेबस है जो आपको सीएसआई नेट एग्जाम के लिए कवर करना होगा। लेकिन इसी सीक्वेंस के साथ अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले जैसे आपने जीओसी पढ़ी, तो जीओसी से जितने भी क्वेश्चंस आप निकाल पाए उतने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके देखने हैं। फिर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ ली, तो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यूज है उनको आपको सॉल्व करके देखना है। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करते हैं तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर आपने जीओसी नहीं पढ़ी और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया डायरेक्टली और आप इसके क्वेश्चंस कर पाओ, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यही कारण है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ लगती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक यूनिट को स्किप नहीं कर सकते। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जैसे आपने काइनेटिक्स पढ़ लिया लेकिन थर्मो आपने नहीं पढ़ा तो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपने काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हर यूनिट अपनी पहली यूनिट से लिंक है, तो आपको इसी सीक्वेंस में 100% अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सिलेबस है उसे कवर करना होगा, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है उनको सही कर पाएंगे और आपका जेआरएफ में सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बेसिस पर जेआरएफ निकाल सकते हैं। हर एग्जाम में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी, चाहे आप सीएसआई नेट एग्जाम की बात करें या फिर अदर एग्जाम की बात करें, आपको हर एग्जाम में ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मिलेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपने इसी सीक्वेंस के साथ कंप्लीट किया है तभी आपका सिलेक्शन हर एग्जाम में होगा। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैक्सिमम लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा निकालने हैं और इसी सीक्वेंस के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना है।